अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब जो कि मौशी तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा हमज़ा गिलानी जो हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी, वो भी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज अगर स्टॉक एक्सचेंज का अहवाल जाने तो आज मिला जुला रुझान रहा, लेकिन क्लोजिंग रेड स्केल पर हुई। और इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में आज डॉलर की कदर में कमी हुई है। चाहे वो इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, दोनों में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है। दूसरी जानिब आईएमएफ के हवाले से अगर बात करें तो आईएमएफ मुआहिदा है कि नहीं हुआ था हाल, और वजीर आजम ने जिसको प्लान बी भी करार दिया जा रहा है, यानी कि इक्तसादी सर्वे, इक्तसादी प्लान जो है वो जारी कर दिया है। और इक्तसादी प्लान के अकॉर्डिंगली ये है कि पाकिस्तान की सनतें जितनी भी हैं उन पर फोकस किया जाएगा और उन सनतों के थ्रू पाकिस्तान का पहिया जो है वो दोबारा चलाया जाएगा। इसके साथ साथ वजीर आजम आज फ्रांस के दौरे पे हैं, 2 रोज़ा दौरे पे हैं, और वजीर आजम ने एमडी आईएमएफ से मुलाकात की है और उनसे जो आईएमएफ का मुआहिदा है उस हवाले से पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू भी की गई है। लेकिन आईएमएफ का मुआहिदा ताहाल नहीं हुआ और आइंदा फ्यूचर में होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है इन फ्यूचर, ये भी हम लोग आज जानेंगे। और आपको ये भी बताते चलो साथ साथ कि कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड का जो है मुआहिदा हुआ है, अबू ज़हबी का पाकिस्तान से कराची पोर्ट्स लीज़ का मुआहिदा हुआ है, और ज़राए का ये बताना है कि ये मुआहिदा 50 साल का हुआ है। ये मुआहिदा तो हो चुका है और 50 साल के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कितना कारगर साबित होगा मुआहिदा, ये तमाम तर सूरत हाल प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमज़ा आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान रहा, लेकिन क्लोजिंग रेड स्केल पे हुई है। जी बिल्कुल, कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ हमने देखा ग्रीन जोन के साथ हुआ था और कराची स्टॉक मार्केट के अंदर वही आज के दिन पैनिक सिचुएशन तो रही, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी रही, जिसकी वजह से ब्रोकर्स का एतमाद काफ़ी श्रिंक रहा, जिसकी वजह से के एशियन डेट इंडेक्स के अंदर हमने को बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी, बहुत ज़्यादा इजाफी पॉइंट्स नहीं देखे। लेकिन बहरहाल 100 इंडेक्स 40,152 पॉइंट्स की नफसातियत पे बंद हुआ है, इसमें 68 पॉइंट्स का हमने माइनस देखा। तो कराची स्टॉक मार्केट तो वैसे हम देख रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता हफ्ते 600 साढ़े 600 पॉइंट्स माइनस हुई, अब तक जो है वो तकरीबन 700 साढ़े 700 पॉइंट्स माइनस हो चुकी है। और आज भी हमने देखा जैसे रोजाना की प्रैक्टिस है कि मार्केट का आगाज़ तो ग्रीन जोन से होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग देखते हैं कि होती है तो फिर वो रेड जोन में दाखिल हो जाती है और फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो 100 इंडेक्स और ऑल शेयर इंडेक्स पर आता है और फिर मार्केट रेड जोन में दाखिल होकर बंद होती है। और आज भी यही हुआ, 170 कंपनी ऐसी थी जिनके शेयर्स आज माइनस में रहे और 106 कंपनी ऐसी थी जिनके शेयर्स आज प्लस में रहे। तो जाहिर सी बात है आईएमएफ का मुआहिदा नहीं हो रहा है। वज़ीर आज़म बड़े अहम दौरे पर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। इंटरनेशनल ग्लोबल समिट कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ सफ़ीरों से भी मुलाकात की, मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा से भी मुलाकात की, आईएमएफ के एमडी से भी मुलाकात हुई है उनकी, सऊदी अरब की हुकूमत से भी उनकी अहम मुलाकात हुई है समिट कॉन्फ्रेंस में। तो ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि ये आखिरी कोशिश हो और ये आखिरी कोशिश अगर कारगर साबित हो गई तो हमारे मुल्क के जो मुआशी पहिया जो मुकम्मल तौर पे मुंजमद हो गया है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी हवाले से हमने आज थोड़ा सा स्टे देखा स्टॉक मार्केट के अंदर, इसी वजह से ब्रोकर्स ने थोड़ा स्टे लिया। डल ट्रांजैक्शंस तो थी लेकिन फिर भी हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम हुआ, हमने देखा आईटी सेक्टर में काम हुआ, बैंकिंग सेक्टर में काम हुआ, इनके शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स के अंदर कोई बहुत बड़ी हमने वाज़ेह कमी नहीं देखी, क्योंकि हम देख रहे थे कि कभी 200 250 और 600 पॉइंट्स की कमी हो जाती थी। आज ऐसा नहीं था, आज थोड़ी सी रिकवरी थी, प्रॉफिट टेकिंग भी थी, लेकिन बहरहाल स्टॉक मार्केट आज डल ही रही, लेकिन सरमायाकार इंतहाई मोहतात रहे। ठीक है, सरमायाकार मोहतात रहे। अगर करेंसी मार्केट के हवाले से आपसे बात करूं तो करेंसी मार्केट में आज और ओपन मार्केट में, इंटरबैंक में, दोनों में डॉलर की कदर में आज कमी वाक़ई हुई है। जी बिल्कुल, इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी हुई है 25 पैसे की, 286 रुपये 98 पैसे से कम होकर 286 रुपये 73 पैसे पे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज बंद हुआ है स्टेट बैंक के मुताबिक। अच्छा, 25 पैसे की कमी हुई है, ये तो अच्छी बात है, कल भी हुई थी कुछ पैसों की कमी, लेकिन वही बात आ जाती है जब इंपोर्टर एलसी के लिए जाते हैं तो उसको रेट ये वाला नहीं मिलता, ये तो रेट हमें सिर्फ दिखाने का है, यानी इसको मैं ये कहूँ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर अगर ये रेट आ रहा है तो ये ऑफिशियल रेट तो है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन रेट है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
₹5 ₹6 का गैप इंटरबैंक मार्केट में भी है इंपोर्टर के लिए। कमर्शियल बैंक जाहिर सी बात है, उनके पास डॉलर का ज़ख़ीरा नहीं है, एलसीज खोलने का बड़ा प्रेशर है, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पा रहे हैं, तो इस वजह से एलसी के लिए जो रेट होता है जो ऑफिशियली है वो नहीं है, उससे ₹5-6 ऊपर ही उसको ट्रेड किया जा रहा है इंपोर्टर के लिए। दूसरी बात अगर मैं करूं ओपन मार्केट की, तो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में तो हमने कमी देखी सुबह में, लेकिन जो ओपन मार्केट का इख्तिताम हुआ डॉलर का, तो ओपन मार्केट में डॉलर ₹292 से बढ़कर ₹293 पे बंद हुआ। फर्स्ट सेशन में हमने ₹1 की कमी देखी, लेकिन क्लोजिंग सेशन में ये ₹1 बढ़ गया। अब बात यहाँ पर भी यही आ जाती है कि अवेलेबिलिटी है डॉलर्स की। अगर मैं डॉलर लेने जाता हूँ, कोई बिजनेसमैन, कोई ट्रैवल करने वाला टूरिस्ट जो है वो अगर जाता है डॉलर खरीदने के लिए, तो डॉलर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और रेट वही आ जाता है कि यहाँ पर भी ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 293 से अप होकर 295, 296, 297 पर हो रहा है। और जाहिर सी बात है इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट के अलग अलग रेट्स की वजह से रुपये पर दबाव मुस्तकिल है, और यही उम्मीद की जा रही है कि अगर हमारे रिजर्व्स में इजाफा नहीं होता तो रुपये पर मजीद प्रेशर आएगा और डॉलर की कीमत में इजाफा हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़फ़र पराचा, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरियार भट्ट, माहिर मईशत हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। ज़फ़र पराचा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक जानिब तो वज़ीर आज़म की तरफ से इक़्तिसादी प्लान जारी कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा है कि हम जो पाकिस्तान की सनतें हैं उन पर फोकस करके पाकिस्तान का जो मुंजमद पहिया है उसको वापस चलाएँगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने आज फ्रांस में जो दौरा फ्रांस है उनका, उसमें MD IMF से मुलाकात की है और भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि IMF का मुआहदा हो जाए। आप क्या समझते हैं कि जो इक़्तिसादी प्लान दिया गया था, क्या वही प्लान भी है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, जो इक़्तिसादी प्लान है ना हमारा प्रेफरेंस तो IMF का प्रोग्राम है। ठीक। क्योंकि अगर IMF में हम नहीं जाते तो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो रिलेक्टेंट हैं हमको, जब तक कि हम IMF के साथ अपना मुआहदा मुकम्मल नहीं करते। अब जो बात हो रही है प्लान बी की, वो ज़रूर होना चाहिए, और बल्कि इसके ऊपर बहुत पहले से अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए था। हम इसमें लेट हैं। ठीक। प्लान बी मजबूरी है हमारी, अगर IMF हमको नहीं मिलता तो हमको प्लान बी पे अमल करना है, और जो इक़्तिसादी प्रोग्राम है वही है प्लान बी, कि हम दोस्त ममालिक या और जो लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको हमने वेलकम किया है। जैसे कि अभी एक कल हमने देखा मुआहदा हुआ है KPT के ऊपर, पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल का। अखबारी ख़बरों के मुताबिक तो 5 साल है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है शायद 50 साल है। वैसे भी 5 साल वाली बात समझ में नहीं आती, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। अच्छा ज़फ़र साहब, आपने अपनी बात में कहा कि दोस्त ममालिक से मिलने वाली रकूम भी IMF मुआहदे से ही मुंसलिक है, यानी कि वो लिंक्ड है। आप क्या समझते हैं कि अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो जितने भी दोस्त ममालिक से रकूम मिलनी थी, क्या वो पाकिस्तान नहीं आएंगी? जी, फिल वक्त तो ऐसे ही लगता है कि वो नहीं आएंगी। ख़ास तौर पे जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी डोनर्स की, वो भी अभी तक हम देख रहे हैं पेंडिंग है, सिर्फ ऐलानात की हद तक था। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमको अपनी इंडस्ट्री का रिवाइवल करना है, उसको चलाना है, अपनी मुल्क की मसनूआत के ऊपर और उनकी चीज़ों पे निसार करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि रेस्क्यू करने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आना पड़ा, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे यहाँ इदारे हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो है ना, जो इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या फॉरेन इन्वेस्टर है, वो एक फुटबॉल बना हुआ है। यानी कि 6-6 महीने, 1-1 साल उसको सिर्फ NOCs लेने में लग जाते हैं। ठीक। देखिए, हम लोग कहते हैं जी फ़ौज हर जगह मौजूद है, फ़ौज की मुदाखलत, लेकिन आप ये देखिए कि जब हम नहीं कर पाते तो फिर फ़ौज को आना पड़ता है मजबूरी में, वो खुशी से नहीं आते। अब जब हम लोग ख़ासतौर पर सियासतदान हमारे या इदारे, जब वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते, तो अब ये काम भी फ़ौज कर रही है। ठीक है। जैसे कि फटाफ से निकलवाया फ़ौज ने, और अब फिर तो हमको ये चाहिए कि हम लोग माशी जो एक पॉलिसी है वो कम से कम 25 साल के लिए बनाएं, और उसका सियासत से या हुकूमत के आने जाने से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जिसका हुकूमत से कोई लिंक ना हो और हम उस माशी पॉलिसी पे अमल पैरा हों। जी
ठीक है, शहरियार साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा, मेरा सेम क्वेश्चन होगा आपसे कि एक जानिब तो इक्तिसादी प्लान दे दिया गया है जिसको प्लान बी करार दिया जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह IMF मुआहिदा हो जाए ताकि दोस्त ममालिक से जो रकूमानी है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान को मिल सके। आप क्या समझते हैं, IMF से मुआहिदा हो जाएगा? देखिए आईएमएफ के साथ जो मामला हैं वो तय होना इंतहाई नामुमकिन नजर आ रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे मौके गंवा दिए। खासतौर पे इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला था जी। जो कि आप देख रहे हैं मुश्किलात का शिकार है नवंबर से लेकर अब तक। अगर कुछ इस्लाहात कर दी जाती और जिस तरह से आईएमएफ चाह रहे थे कि टैक्स रेवेन्यू के हवाले से टैक्सेस लगाए जाते, नए रेवेन्यू तलाश किए जाते, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने वो चीज़ बिल्कुल ही नुकसानदेह चली गई, अगेंस्ट चली गई। फिर उसके बाद अब जिस तरह से प्लान बी के ऊपर काम कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान बहुत लेट ये प्लान लेकर आई है। अब तक हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से जो देर ताख़ीर हो रही है और ताख़ीरी जिस तरह से हो रही है मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। खास तौर पे जब हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में लेट किया नवंबर के बाद से, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो अब जो उनके प्लान बी आया, लोगों हमारे जो दोस्त ममालिक हैं हुकूमत उनको राग़िब करने में इंतहाई नाकाम रही है। लेकिन अब चूंकि जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है इन्वेस्टमेंट, ये जी। काफ़ी एक अच्छा इकदाम है। ठीक है, हुकूमत की जानिब से जो इक़्तिसादी प्लान दिया गया है वो काफ़ी अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, लेकिन वज़ीर आज़म इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं और MD IMF से मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना ने बरतानवी हाई कमिश्नर से जो है वो मदद की अपील की थी, लेकिन ताहाल इस तमाम तर मुलाकातों का, तमाम तर मदद की अपील का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इन फ्यूचर पता चलेगा कि IMF से मुआहिदा होता है या नहीं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मईशत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ज़फ़र साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान को इस वक्त शदीद एनर्जी क्राइसिस का सामना है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा दरपेश हैं। IMF मुआहिदे के हवाले से बात कर रहे थे हम लोग, IMF मुआहिदा ताहाल नहीं हुआ। क्या आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए आगे मुश्किल हालात हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि हमको खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और हमको जो काम करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे। IMF जो हमसे नाराज़ है, बेसिकली वो इस बात से नाराज़ है कि हम अपने ख़र्चे कम नहीं कर रहे, नंबर 1, और दूसरी इस बात से नाराज़ है कि हम अपने करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे। तो जो हमारे करने का काम है वो हमको करना चाहिए। और हमने ये देखा कि बजट से पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जी हम बचत करेंगे, लेकिन हमको कहीं से भी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। जैसे अभी कल की बात है, सेनेट का बिल जो एक्सपोज हो गया और उसके ऊपर बैकफुट पे आ गए वो लोग। फिर उसके बाद हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 100% तनख्वाहें बढ़ा दी। सही। इसी तरह ओवरऑल जो करने वाले काम है वो कहीं नहीं हो रहे। अगर हम ये देखें कि UNDP की रिपोर्ट है कि 17.4 बिलियन डॉलर्स की हम सब्सिडी देते हैं एलीट क्लास को। चलिए वो ख़त्म नहीं करते तो आधी कर दें। फिर इसके अलावा एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स इतने ख़राब नहीं है पाकिस्तान के। एक तो मिसमैनेजमेंट है और दूसरा हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की नज़र हुए हुए हैं हमारे ऊपर, यानी कि हमारी जो खूबसूरती है, जो हमारी इलाकाई जोग्राफियाई सूरत हाल है, वो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। अच्छा जफर साहब, ये बताएं कि हमारे मुल्क में तो डॉलर का बहरान है और अभी से नहीं है, हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से हमने इम्पोर्ट पर भी पाबंदी आज कर दी है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि भाई हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस कर दिया इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ लगाकर। चले सही है, ये एक स्ट्रेटजी थी, लेकिन डॉलर का जो ये बहरान है आप क्या समझते हैं ये कब तक रहेगा? इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी? किस के ऊपर हमने फोकस नहीं किया अभी तक? रेमिटेंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए था, ब्लैक चैनल को ख़त्म करना चाहिए था। कैसे हम डॉलर लाएं अपने मुल्क में? इन्फ्लोज आएंगे तो मामला चलेंगे ना। देखिए जनाब, हमारे मुल्क में डॉलर बहुत है और इनफ्लोज भी हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं। वो अलग बात है कि लीगल चैनल और इलीगल चैनल। देखिए अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ डॉलर ही की नहीं, चाहे ड्यूटीज़ हों, चाहे आपका स्मगलिंग हो, कोई चीज़ हो, चाहे आपके ख़र्चे हों, अब वक्त आ गया है
कि हमको ये तमाम पॉलिसीज को रीएड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मानते हैं ना कि हमारे पास डॉलर्स बहुत हैं? जी बिल्कुल, हमारे एक पास अंदाजे डॉलर के मुताबिक कितना डॉलर है जो लोगों ने स्टॉक करके रखा हुआ होगा? जी मिनिमम 20 से 25 बिलियन डॉलर कैश आपके मुल्क में मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, जो लोगों ने 20 स्टोर करके से रखा हुआ है। जी बिल्कुल। अगर ये मार्केट में आ जाए एकदम, तो डॉलर का रेट आप कहाँ देखते हैं, कहाँ चला जाएगा? देखिए जनाब, बात ये अगर ये मार्केट में आ जाए वक्ती तौर पे तो डॉलर खत्म का रेट कम हो जाएगा सही से के 20 से 25 रुपए, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी हुकूमत की शाखर्चियाँ हैं, अगर ये इसी तरह जारी रही तो ये 20-25 बिलियन डॉलर की कोई हकीकत नहीं है, 6 माह के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो सही। हुकूमत की जो शाह खर्चियाँ हैं, इन्हीं की वजह से हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। IMF हम पे इसी वजह से एतबार नहीं कर रहा है, क्या समझते हैं, ये भी एक वजह है? जी बिल्कुल, मेन वजह यही है कि हमने उनको इतनी गलत फिगर्स दिए हैं और वो ये कहता है कि भाई आप जो कर्ज लेंगे अदा कैसे करेंगे, हमने पहले वादा खिलाफियाँ बहुत की हैं। तो सही मेन वजह है कि IMF हम पे या और कोई मुल्क हम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। कल हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वो मुंह से नहीं बोलते, लेकिन उनका चेहरा बता रहा होता है कि भाई कब तक मांगोगे। सही बात। तो बात यह है कि जो रेमिटेंस की आपने बात की, जितनी हमारे यहाँ रेमिटेंस आती है उतनी ही तकरीबन हवाले से आती है। ठीक। तो मैं अगेन ये कह रहा हूँ पॉलिसीज ठीक करें, और जो डॉलर का रेट है जो कम हुआ है ये भी आर्टिफिशियल है, जो डिमांड कम हुई है ये भी आर्टिफिशियल है, ठीक। जो आपकी इंपोर्ट आपने जो अपना अकाउंट सरप्लस किया ये भी आर्टिफिशियल है। एक अंदाजे के मुताबिक असल हकीकत डॉलर की मतलब कीमत जो है वो क्या है इस वक्त मार्केट में, कितनी होनी चाहिए असल कीमत? ये तो हमने आर्टिफिशियल लो की भी है, अगर हम फ्री फ्लोट कर दें तो असल कीमत क्या है? देखिए जनाब, ये एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब में देना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। सही। लेकिन अगर आप इसको फ्री फ्लोट कर देंगे तो ये 300 रुपये क्रॉस कर जाएगा, जी। क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज के पास हम ये कहते हैं डिमांड नहीं है, एक्चुअली हमारे पास स्कोप ही नहीं है। हमारे पास जो ख़रीदने आता है वो 2-3 हज़ार डॉलर के लिए हम उससे इतनी ज़्यादा उससे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, वो हमसे हट के ग्रे मार्केट में चला जाता है। ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज के ऊपर नवंबर 2022 में पाबंदियां लगाई जी। गई हैं, जी। उसकी वजह से हमारा बिजनेस खत्म हो गया है। ठीक फिर है। इसके साथ साथ जो अभी क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस इंटरबैंक में दिया गया तो 80% वो खत्म हो गया है। तो ये आर्टिफिशियल काम करने से, जैसे कभी हम इंटरबैंक के ऊपर आर्टिफिशियली कैप लगा देते हैं, कभी ओपन मार्केट पे लगा देते हैं, कभी इंपोर्ट पे लगा देते हैं, तो ये मसाइल का हल नहीं है। ठीक है, ये आपको मसाइल रियलिस्टिक का होना पड़ेगा जी। और फिर आपको उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ईमानदारी से। ठीक लेकिन है। ये जो विंडो ड्रेसिंग कर देनी या उस चीज़ों को छुपा देना, वो बात अब नहीं चलेगी। मसाइल का हल नहीं और है। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सख्ती की, जी। हमारे यहाँ 3-4 मार्केट्स बन गई। ठीक है। इंटरबैंक की 2 मार्केट बन गई, बिल्कुल। जैसे अभी जिलानी साहब ने फरमाया। ओपन मार्केट की 3 मार्केट्स बन गई, जी। हवाले की अलग बन गई। तो इस वक्त, और श्रीलंका ने भी यही किया था, तो हमने उनसे सबक नहीं सीखा। उन्होंने जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सख्ती की, ठीक फॉरेन है, एक्सचेंज ठीक है। गायब हो गया, वो अंडर द टेबल चला गया। ठीक है। तो इसको देखना होगा। मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि हमको अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है जी, और ठीक है। सही नीयत से करना है, क्योंकि हुकूमत की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो हुंडी हवाले को, स्मगलिंग को, टैक्स चोरी को फ़रोग देने में बड़ी मददगार हैं। ठीक है। तो ये चीज़ों हुकूमत को को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है। शहरियार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा, अगर IMF से मुआहिदा नहीं होता तो दोस्त ममालिक से रकूम का सिलसिला भी रुक जाएगा, रकूम दोस्त ममालिक से नहीं आएंगे पाकिस्तान में। क्या इक्तिसादी प्लान, जो कि प्लान B है, क्या उसके थ्रू पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा? देखिए, ये चीज इंतहाई नामुमकिन लगती है, क्योंकि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करने में बिल्कुल भी आमादा नहीं हो रहे। और अगर हम पिछले लास्ट जी। चाइना की तरफ देखते थे, कभी सऊदी अरेबिया की तरफ देखते थे, कभी यूएई की तरफ देखते थे, क्योंकि हमारी जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी अपने प्लान चेंज कर दिए हैं। अगर हम यूएई की बात करें या कतर की बात करें, तो वो पाकिस्तान को डायरेक्टली इमदाद देने या कर्जा देने से ज्यादा वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सही। यही वजह है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनके शेयर परचेज किए हैं, स्टॉक मार्केट से OGDCL, PPL के स्टॉक परचेज किए जाएं। इसी की एक कड़ी है कि आपने देखा कि PICT से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म होने के बाद कराची पोर्ट का इंतजाम संभाला है यूएई की, अबू धाबी की कंपनी ने। बिल्कुल। तो ये तसलसल को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ही तवील एक प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि दोस्त ममालिक से बढ़ के हुकूमत पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें IMF के प्रोग्राम की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे तमाम मसाइल का हल
सिर्फ और सिर्फ IMF का प्रोग्राम। लेकिन शहरियार ये बताएं कि आईएमएफ तो हमें बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा। वो कहता है कि टैक्स नेट बढ़ाओ, वो कहता है कि एमएनएसटी स्कीम जो दी गई है रेमिटेंसेस पर वो ख़त्म करो, वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाओ। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो ये कैसे हमारे मुल्क की मईशत चलेगी? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ जाएगा ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रही। आपका अगर एनर्जी क्राइसिस जो है वो सर पर खड़ा हुआ है, एनर्जी टैरिफ के मसाइल हैं, किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे अगर हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं? देखिए बिल्कुल IMF की जो 70% से ज्यादा की जो शराइत है वो बिल्कुल मैं कहूंगा कि बिल्कुल जायज है, क्योंकि सही। अब वक्त आ गया कि हमें अपनी अदाओं के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगर IMF कहता है कि आप सब्सिडी ना दें तो बिल्कुल सही कहता है। अगर IMF कहता है कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? कि हमारे 5 से 600 अरब रुपए जो हमारे सफेद हाथी खा जाते हैं, स्टील मिल, रेलवे और दूसरी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, क्या हमें PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए? क्या हमें स्टील मिल को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए? ये चीजें हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए। जो लीकेज हो रहे हैं, जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेथ, क्या उसको खत्म नहीं करना चाहिए? ये सारे मौके हमें मिले थे तो ये मौजूदा क्यों नहीं बजट कर में। रहे अगर हम हुकूमत ये क्यों नहीं कर रहे? रुकावट क्या है सबसे बड़ी? क्या हाई रुकावट है बीच में? इसकी मेरे ख्याल में से सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पॉलिटिकल विल का ना होना, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन ईयर भी है और वो मेरे ख्याल में वो शायद गैर मकबूल फैसले करने से कतरा रही है, और गैर मकबूल फैसले ना करके उनको सियासी तौर पे भी नुकसान हो रहा है और मुल्क की मईशत को भी नुकसान हो रहा है। अगर आप अच्छा पिछले 6 से शहरियार 8 माह का शहरियार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये मुमकिन है, जिस तरह आपने अभी अपनी बात में कहा कि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, क्या आईएमएफ की शराइत को पूरी करने के लिए दोबारा बजट पेश करने के जो है वो इम्कानात हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी हमारे पास मौके हैं क्योंकि अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ और IMF ने बहुत हौसला अफजा स्टेटमेंट दी है कि हम वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, और इसी सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने जो फुर्तियां अभी दिखाई हैं, काश जी। वो थोड़ा पहले दिखाई हो, लेकिन देर आए दुरुस्त है। जिस तरह से बातचीत करें तो फौरन सतह भी पाकिस्तान को कुछ हिमायत कहीं ना कहीं मिल रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जितनी कंट्री से हमारे इसहाक डार साहब मिले जी। उसके बाद, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चीजें करनी पड़ेगी, इस्लाहात करनी पड़ेगी। जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे आप इस माशी क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान को इस्लाहात करनी होंगी और जब तक इस्लाहात नहीं करते हम लोग या फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाते, इन तमाम मसाइल से नहीं निकल सकते। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है प्रोग्राम में पाकिस्तान के मौशरी हालात के हवाले से। इक्तसादी प्लान दे दिया गया है, बजट पेश कर दिया गया था। IMF की शराइत को वज़ीर आज़म ने बताया था कि IMF शराइत तमाम जो है वो पूरी कर दी जाएंगी, और ऐसा कहना था गवर्नमेंट का कि IMF शराइत पूरी कर भी दी गई हैं, लेकिन IMF से ताहाल मुआहदा नहीं हो सका। और आइंदा आने वाले वक्तों में अभी भी क्या पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि IMF के दिए हुए तमाम शराइत को पूरी करके अभी भी IMF से मुआहदा कर सकता है? ये मैं जानना चाहूँगी ज़फ़र पराचा साहब आपसे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह शहरियार भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पास अभी भी टाइम है, अभी भी ऐसे इक़दाम कर सकता है पाकिस्तान कि IMF से मुआहदा हो जाए, आप क्या समझते हैं? ठीक है जनाब, IMF से मुआहदा भी हो सकता है जी। और हम IMF के बगैर भी चल सकते हैं। कैसे? लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमको अपने खर्चे कम करने हैं। ठीक। हमारे सियासी जो जमातें हैं और जो हुकूमतें हैं वो नहीं चाहती खर्चे कम करना, और यानी कि बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। तो वो जब तक अपने अखराजात कम नहीं करेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, किन किन खर्चों का जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे भी आपसे कहा कि एक जो हम सब्सिडी देते हैं $17.4 बिलियन की, वो एक बहुत बड़ा बिल है अगर आप देखें। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अखराजात हैं, जो फी पार्लियामेंटेरियन हम 1 अरब रुपया अभी हमने दिया है, 100 अरब के करीब दिए हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट नाराज हो गई बजट के ऊपर, उनकी अपनी डिमांड है। फिर अभी सिंध गवर्नमेंट नाराज हो गई, वो कहती है जी हमारे को आप सैलाब ज़दगान के मद में पैसे दे दें। वो सब करप्शन की नज़र होने हैं। इस तरह के बहुत सारे हेड्स हैं, अगर हम उनको 10% भी कम करें तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फिर आपका एक NFC अवार्ड है, ठीक है, वो यानी कि मेन 68% चला जाता है, 58% चला जाता है सूबों को, उसके बावजूद भी वो पैसे मांगने के लिए खड़े हुए हैं। आपके गैर तरक्याती अखराजात हैं,
फिर आपका जो आजकल आप देखें कोर्ट कचहरियों के मामलात, जो कोर्ट्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को लेके बैठी हुई हैं। अच्छा जफर साहब ये बता दें, बिलफर्ज महाल IMF से माहिदा नहीं होता, हुकूमत नाकाम हो जाती है, वापस आ जाती है फ्रांस से, नाकाम हो गई, ये आखिरी कोशिश है, नहीं होती हमारी डील IMF से, दोस्त ममालिक से भी रकम नहीं आती, हमारा सर्वाइवल हो जाएगा खुद साख्ता तौर पे क्योंकि हमारे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। जी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हमारी जो बहुत शॉर्ट टाइम है हुकूमत के पास। डॉलर्स की जो हमारी इनकम है वो $60 बिलियन के करीब है। $30 बिलियन एक्सपोर्ट है, $30 बिलियन की रेमिटेंस दोनों है। टारगेट हमारे मिस हुए हैं, रेमिटेंसेस के आप भी एक्सपोर्ट के भी। 5 बिलियन कम कर लें, 55 पे ले आए, 50 पे ले आए। आपको अपनी इंपोर्ट नीचे करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ टैग करना है। अभी तो 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट के बिल अभी मजीद आने वाले हैं हमारे पास। जी बिल्कुल बजा बात है। देखिए पॉलिसी को ठीक करना पड़ेगा। जो $1 लाख की एक्सपोर्ट करेगा वो वही $1 लाख की इंपोर्ट करेगा, तो उससे आपकी एक्सपोर्ट उठेगी, इंपोर्ट कम होगी। फिर आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और एक्सचेंज कंपनीज है उनको आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। आप एक्सपोर्टर्स को 30 से 35% रिबेट देते हैं, आप सिर्फ 5% रिबेट देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपके जो रेमिटेंसेज हैं वो 2 से 3 साल में डबल हो जाएंगे, क्योंकि हवाले को वो हवाले वाला को उसको अट्रैक्ट करता है, वो उधर जाता है। एक्सचेंज कंपनीज तकरीबन $6 बिलियन देती हैं विदाउट इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट। तो जिनको देना चाहिए उनको आप दें। आपने PRI बनाया हुआ है, आपने रोशन डिजिटल बनाया हुआ है, आपने सर्टिफिकेट बनाए हुए, वो सब करप्शन की नज़र हो जाता है। आप डायरेक्ट उसको 5% दें ओवरसीज पाकिस्तानी को, आप देखिए आपकी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी। मेन प्रॉब्लम आपका डॉलर का है, मेन प्रॉब्लम आपका रेवेन्यू का नहीं है, मेन प्रॉब्लम आपका करप्शन का है, मेन प्रॉब्लम आपके अखराजात का है। इतनी प्रॉब्लम्स में हम कैसे सरवाइव करेंगे जफर साहब? करप्शन का हमारा मसला, एनर्जी का हमारा मसला, पॉलिटिकल इश्यूज हमारे मुल्क में, डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, डॉलर के मसाइल हमारे, इतने मसाइल के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हम IMF के बगैर सरवाइव कर जाएंगे। जी बिल्कुल कर जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम IMF के पास ना जाएं। हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते जी। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर अमेरिका और इंडिया जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, अगर उनके कर्जा जात भी रोल ओवर होना बंद हो जाए तो वो भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो हमारे साथ भी ये हुआ है कि हमारे हम जियो पॉलिटिक्स की नज़र हो गए। बाकी रही एनर्जी की बात, अब खैर से हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया है ऑयल, उज़्बेकिस्तान से गैस आ रही है, ईरान से हमने इलेक्ट्रिसिटी ली है, और इसके साथ साथ हमको वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप पे राशनिंग करनी पड़ेगी, 2 दिन की पेट्रोल पंप की छुट्टी करनी पड़ेगी, 6 बजे मार्केट्स बंद करनी पड़ेगी। ये जो नाम नेहाद लीडर हैं कारोबारी, जिनके ना अपने NTN नंबर है ना वो टैक्स पेयर हैं, उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, डे लाइट में काम करना पड़ेगा। ये क्या रात को आप दिन को सोएं और रात को जागें? ये आपका ना इस्लाम कहता है ना आपका क्या कहते हैं कानून कहता है। तो ये चीजें अगर हम ठीक करेंगे थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, हो सकता है। टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट ना बढ़ाएं। जैसे भी हमने बात की कि अबू ज़ेबी वाले आ रहे हैं, अगर हम उनके ऊपर 5-10% कॉर्पोरेट टैक्स मजीद लगा देंगे, वो कैसे रहेंगे? इस वक्त आपका एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो आपका GDP का 20% है, और जो आपका रिटेल और ट्रेडर है वो भी टैक्स नहीं देता। 25 लाख दुकानें हैं, 20-22 हजार लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। उनसे टैक्स मांगे तो वो लड़ने मरने पे आ जाते हैं। टैक्सेस को कंप्लीट करना होगा। शहरियार भट्ट साहब, आपसे शॉर्टली जानना चाहूंगी, पाकिस्तान के पास करंटली जितने वसाइल हैं, जितने रेमिटेंसेस हैं, इन केस IMF से मुआहिदा नहीं हो पाता, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान अगले कितने टाइम तक जो है वो इन वसाइल पे चल सकता है और डिफॉल्ट नहीं करेगा? देखिए डिफॉल्ट करने का तो एक दूसरा क्राइटेरिया है, क्योंकि हमें जो बड़ी पेमेंट्स करनी है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हमने $1 बिलियन के करीब की है। बाकी सारी पेमेंट्स हमारी बायलैटरल पेमेंट्स हैं। अच्छा, हम इस सारी डिस्कशन में एक चीज हम भूल रहे हैं, वो है पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बजट में ही हमने तकरीबन 7,000 अरब से ज्यादा हमने कर्जों की अदायगी करनी है, और एक्सटर्नल जो हमारे डेट्स हैं वो $1 बिलियन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी जाहिर हो गया है शहरियार, ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि कर्जों का बोझ जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और अगर हम IMF के पास नहीं गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली, हमें IMF का एक तवील प्रोग्राम चाहिए, हमें रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए, और हमें जो पराचा साहब ने जो आखिर में एक बात की, मैं उसको सेकंड करूंगा कि मार्केट जल्दी बंद करनी है। हमें एज ए नेशन अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें फ्यूल कंजम्पशन करनी है, हमें लोड शेडिंग भी बढ़ानी पड़ेगी, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा, और ट्रैफिकिंग कम करें ताकि हम इंपोर्टेड बिजली और ऑयल बचा। जी
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़फ़र पराचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शहरियार भट्ट आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इक़्तिसादी प्लान गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया है, IMF मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन IMF मुआहदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट के पास अभी भी चांसेस हैं कि IMF की दी हुई शराइत को पूरा करे और IMF से मुआहदा कर ले जल्द, क्योंकि अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो दीगर जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनसे रकूम पाकिस्तान को नहीं मिलेंगी और पाकिस्तान ने जितना भी बाहर दूसरे ममालिक का कर्जा देना है वो कर्जा अदा नहीं हो पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आगे आने वाले वक्तों में क्या पॉलिसीज अपनाती है, क्या फैसले करती है, इस पे आवाम को बहुत ज़्यादा तशवीश है और देखना ये होगा कि पाकिस्तान अब किस जानिब जाता है। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।